आज के समय में वित्तीय क्षेत्र में करियर को लेकर बच्चों में खास रुझान बढ़ता जा रहा है। तेजी से मजबूत होती अर्थव्यवस्था में फाइनेंस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसका सीधा फायदा इस सेक्टर में काम करने वाले वर्करों को मिल रहा है। बीते कुछ सालों में सीए की डिमांड तेजी से बढ़ी है। सीए बनने के लिए आपको मेहनत और सही लगन के साथ प्रयास करने की आवश्यकता होती है। सीए को लेकर अक्सर बच्चों के मन में सीए कैसे बने, सीए कोर्स की फीस क्या होती है, सीए बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, इस तरह के कई सवाल घूमते रहते हैं। तो आज इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए आज के हमारे गेस्ट सीए अभिनव अग्रवाल हमारे बीच मौजूद हैं और जो पिछले काफ़ी वर्षों से इस क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारा ये शो जो एक व्यक्तिगत शो है, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसे होनहार व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में सीए बन गए और ऑल इंडिया 16th रैंक उन्होंने प्राप्त की। तो स्वागत करते हैं सीए अभिनव अग्रवाल जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पर। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे हमारा शो एक व्यक्तिगत रूप से शो है और जिसमें हम आपके बारे में लोगों तक बात पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जैसे आपको जानता तो सर, जैसे अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो आए दिन आपके फ़ोटो अखबारों में तो रहते ही हैं। तो सर, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अपने बारे में सबसे पहले बताइए कि मतलब क्वेश्चन है सर कि आपने सीए बनने की क्यों सोची। सबसे पहले तो यही कि इतनी छोटी उम्र में कैसे दिमाग में आ गया कि मुझे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है। देखिए, क्योंकि मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अच्छा। जो मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर है इस जर्नी में जी। तो जैसे बचपन से ही होता है, एक पिता का भी एक्सपेक्टेशन होता है और बच्चे भी लुक फॉरवर्ड करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो मेरा बचपन से ही कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन रहा इस फील्ड की तरफ। पापा जैसे ऑडिट्स पे वगैरह जाते थे जी। तो कई बार हम भी उनके साथ साथ अच्छा। एकेडमिक क्लासेस में ही चले जाते थे और जहाँ एक्सपीरियंस देखते थे, जब वो बैंक ऑडिट्स पे जा रहे हैं, कंपनी ऑडिट्स पे जा रहे हैं, तो एक देखा जाता था कि एक जो रिस्पेक्ट वहाँ पे मिल रही है और जो एक डिग्निटी के साथ वो वर्क कर रहे हैं और उनका जो वर्क एनवायरनमेंट वर्क कल्चर रहता था वो भी मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था। तो बचपन से ही ये कुछ ऐसी जर्नी हो गई और इंसिडेंटली मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स स्कूल में ही मुझे शुरू से ही सीए साहब कह के पुकारने लगते थे। तो बस रेस्ट इज़ डेस्टिनी की कारवार चलता चला गया और मेरा ये। बहुत कम लोग हैं ना सर जो अपनी लाइन ऑफ एक्शन को समझ पाएँ। आपने समझा और मेहनत भी करी। जी, मुझे फॉर्चुनेटली ये गाइडेंस क्योंकि फादर की मिलती रही थी और राइट फ्रॉम दी आई थिंक 8th और 9th क्लास में ऑडिटिंग को एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उस फील्ड में और मैंने किसी और करियर के बारे में शायद सोचा ही नहीं और इसी जर्नी में आगे चला। और सर, अंकल ने भी बड़ा दूर का सोचा। उन्होंने आपको कहा कि यार सेट काम है भाई, तो आगे बढ़ो। उस समय तो ऐसा कोई परसेप्शन नहीं था कि मैं उनके साथ ही यहाँ पे इस्टेब्लिश होऊंगा, लेकिन डेस्टिनी थी कि भाई मैंने उनका करियर चूज़ करा और अल्टीमेटली उनके साथ ही अब मैं एसोसिएटेड हूँ। अच्छा सर, जैसे आपकी ऑल इंडिया 16th रैंक आई, तो थोड़ा सा बताइए सर उसके बारे में। मतलब गर्व तो बहुत महसूस हुआ होगा जब ऑल इंडिया 16 रैंक आना। देखिए, जब हम 10th 11th 12th क्लास में होते हैं, आज से 20-22 साल पहले की बात है अब तो उस समय बहुत ज़्यादा फोकस, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा अपने करियर के बारे में या पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा उस समय बहुत चलन, स्पेशली इन कॉमर्स, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ठीक थे, नॉर्मल स्कूलिंग हुई, एवरेज मार्क्स आते थे, है ना। 10th 12th में उस समय 75 to 80% वाले बच्चे टॉपर्स हो जाते थे, तो उसी में टॉप 3 में टॉप 5 में हम लोग रहते थे। बट ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऑल इंडिया 16th रैंक भी हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन 12th के बाद जो टर्निंग पॉइंट आया, जब हम लोगों ने और बच्चों के साथ इंट्रैक्शन हुआ और फ्रेंड्स के साथ देखा, तो एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहाँ से शुरू हुआ और हमने देखा कि भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़ी सी और पढ़ाई करके और वो मुकाम हासिल किया जा सकता है जिसके लिए हम केवल सोचते हैं, केवल ड्रीम करते रहते हैं। तो पढ़ाई में कंसेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग करें, दोबारा से 11th 12th क्लास का जो करिकुलम था वो सारा रिवाइज़ करा। अच्छा, मतलब 12th करने के बाद दोबारा करा। तो स्पेशली जो अकाउंट्स और मैथ्स का सिलेबस था वो मैंने पूरा दोबारा करा, ताकि जो फंडामेंटल्स की कमी रह गई थी या कंसेप्ट्स की कमी 12th में रह गई थी वो अचीव हो जाए।
तो वो मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा, जिसके चलते जब मैं लखनऊ गया पढ़ाई करने में, तो मैंने जो मेरा वहाँ पे बैच था लखनऊ में, वहाँ पे भी टॉप करा था। और फिर इंसिडेंटली जब एग्ज़ाम्स हुए तो ऑल इंडिया टॉप करने की आदत होगी सर आपकी तो। मतलब आदत कह लीजिए इसे, या एक जब लक्ष्य मिल जाता है ना इंसान को, है ना, तो वो कभी भी इन फिगर्स के पीछे नहीं भागता कि मुझे टॉप करना है या ऑल इंडिया रैंक लानी है। वो इंसिडेंटली अपने आप आती चली जाती। वो सर ब्रिलियंट माइंड्स की आती चली जाती है सर, बाकी को तो बहुत मेहनत लग जानी चाहिए नीचे से 16 लाने में। मैं इसका पूरा मतलब ट्रेड ये कहूँगा कि टर्निंग पॉइंट हर बच्चे की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आता ही आता है। और मेरा वो 12th के बाद जो टर्निंग पॉइंट था वो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए, और मैंने उस जर्नी को काफ़ी इन्जॉय करा। तो वैसे सर आपने 12th में ही समझ गए सर क्या जोड़ भाग करनी है, कैसे कमाना है इस जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग ऑडिटिंग शुरू से ही जाते थे, तो गवर्नमेंट ऑडिट्स में, बैंक ऑडिट्स में वो एक्सपीरियंस लेने को मिला, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस जर्नी में भी। और आगे तो अच्छा सर, जो बच्चे आज की तारीख में जैसे 12th कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए सर, सीए बन कब कर सकते हैं, मतलब किस एज पर या किस क्लास के बाद हम सीए में एंट्रेंस, या इसमें कोई एज लिमिट होगी है? हाँ जी, देखिए सीए बनने के लिए 2 रूट्स होते हैं। एक फाउंडेशन रूट कहते हैं, जो 12th के बाद स्टूडेंट अपीयर कर सकता है। मतलब तैयारी तो वो अपने 12th से पहले भी स्टार्ट कर सकता है, 11th-12th क्लास में अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकता है सीए इंस्टीट्यूट के साथ, और उसके बाद 12th के बाद अपने एग्ज़ाम्स, फाउंडेशन एग्ज़ाम्स कहते हैं हम उसे, फाउंडेशन एग्ज़ाम्स में बैठ के एक एंट्रेंस हो जाता है, उसके बाद वो सीए के मेन करिकुलम में आ जाता है। दूसरा रूट होता है ग्रेजुएशन के बाद, कि अगर 12th के बाद आपने ऑप्ट नहीं कराए तो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, तो उसमें एंट्रेंस नहीं देना पड़ता, सीधे आप सीए की आर्टिकलशिप और पढ़ाई में जा सकते हैं। अच्छा, मतलब विदाउट एंट्रेंस? विदाउट एंट्रेंस। आर्टिकलशिप सर होगी मतलब किसी एक्सपीरियंस के साथ बैठ के काम सीखना। ये सीए की सबसे बड़ी यूएसपी है कि सीए में पढ़ाई के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है। किसी भी सीए के साथ आप एसोसिएट हो जाएं, उनके अंडर अपनी सीट ले लें, और उनके ऑफिस में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस दिया जाता है। अच्छा, मतलब जब हम पढ़ रहे होते हैं तभी? देखिए, सबसे पहले स्टेज आ गई फाउंडेशन, एंट्रेंस आपने क्वालिफाई करा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसमें कहते हैं सीए इंटर। जो फाउंडेशन सर आपने कहा, ये हम 10th के बाद भी कर सकते हैं? 12th एग्जाम 12th के बाद कर सकते हैं, तैयारी हम 10th के बाद भी शुरू कर सकते हैं। फाउंडेशन क्लियर कर लिया, एंट्रेंस क्लियर हो गया, जब आप सीए की मेन स्ट्रीम में आ गए, सीए इंटरमीडिएट जिसे हम कहते हैं, उसका आपने बोथ ग्रुप्स या एक ग्रुप कोई भी पास कर लिया, उसके बाद आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 3 इयर्स की आर्टिकलशिप होती है, उसके साथ साथ आप अपना फाइनल के एग्ज़ाम्स और जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं वो दे सकते हैं। तो मेन इसका यूएसपी यही आता है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। तो जब आप सीए क्वालिफाई कर जाते हैं, जैसे आपने और स्ट्रीम्स में देखा होगा कि लोग पूछते हैं भाई एक्सपीरियंस क्या है, तो यहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। मतलब दोनों हाथों में लड्डू हैं सर? दोनों हाथों में लड्डू हैं, बस वो लड्डू बनाने के लिए या खाने के लिए मेहनत तो है, लेकिन उसके बाद स्वाद तो तभी आएगा था जब स्वाद लाने में थोड़ा समय लगता है। जी जी जी। तो सर जैसे फिर मतलब बच्चे ने अपने जो आपने बताया उसमें 3 साल के बाद इंटर्नशिप कर ली, आर्टिकलशिप जो भी आपने बताया, उसके बाद आर्टिकलशिप के बाद उसका अगर पेपर पास करता जा रहा है तो इट मीन्स वो सीए कंफर्म। नॉर्मल एज जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट की 12th में 16 to 18 ईयर्स के बीच में वो 12th अपना कर लेता है, और उसके बाद अगर वो सही डायरेक्शन में चल रहा है, एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर रहा है, तो आई थिंक बाय द एज ऑफ 21, 21 and a half और 22 ही और शी कैन क्वालिफाई सीए एग्ज़ाम्स। तो सर इसमें ये वैसे ड्यूरेशन क्या है इसका? 3 साल का ही ड्यूरेशन है? जितने साल के आर्टिकलशिप हो उतने साल का ड्यूरेशन? आफ्टर फाउंडेशन एक इंटर का अटेम्प्ट देना होता है। जैसे फाउंडेशन मतलब हर 6 मंथ्स में होते हैं? हर 6 मंथ्स में इसके पेपर होते हैं। जैसे 12th के बाद अगर आप फाउंडेशन करेंगे तो 12th के 6 मंथ्स बाद आपका फाउंडेशन का पेपर हो गया, उसके बाद 9 मंथ्स बाद सीए इंटर का पेपर हो जाता है, वहाँ से 3 साल की जर्नी और है ना। तो टोटल अगर आप लगाएं तो 4 to 5 ईयर्स के बीच में आराम से। और सर अगर कोई एक जना उस पेपर में रह जाता है, फेल हो जाता है, तो उसको कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है? हाँ देखिए, सीए में हम बेसिकली फेल नहीं कहते, बिकॉज एक क्वालिफाइंग है, तो भाई जो बच्चे क्वालिफाई कर गए या नहीं कर पाए, तो जो नहीं कर पाए उनको 6 महीने के बाद दोबारा से चांस मिलता है कि वो रीअपियर कर सकते हैं फॉर दैट एग्ज़ाम। लेकिन अगर अच्छी तैयारी है, क्योंकि द पासिंग क्राइटेरिया इज़ 50%, ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए, पर पेपर 40% मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग भी है सर? जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं फाउंडेशन में उसमें नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आगे जब सब्जेक्टिव पेपर्स हो जाते हैं तो वो तो नॉर्मल जैसे पेपर 10th-12th के आप देते हैं वैसे ही इसमें भी। सर मैंने थोड़ा सा आपके बारे में देखा, जैसे 20 साल से आप करीब एक इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, तो वो क्या है सर? बहुत सारे दिमाग आप बना रहे हैं सर, वो क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपसे अपनी पढ़ाई की जर्नी शेयर करी, जब मैं 12th के बाद सीए की पढ़ाई शुरू करी, तो मेरी एक बहुत वहाँ पे एक आदत थी
कि जो भी मैं क्लास कर रहा होता था या पढ़ाई कर रहा होता था तो मैं कभी मिस नहीं करता था उस चीज़ को। क्लासेस वगैरह अपनी जो भी हमें उस समय तो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो पाती थी, लेकिन जो भी इंस्टीट्यूट या और प्राइवेट टीचर्स दे पाते थे तो मैं कभी क्लास मिस नहीं करता था। तो क्या होता था, जो मेरे कोलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई क्लास मिस हो जाती थी तो उन्हें पता था भाई किसी और के पास नोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अभिनव के पास ज़रूर मिलेंगे। तो वो लोग जो क्लास मिस होती थी उसका मुझसे रिवीजन करने या नोट्स लेने आते थे। तो तभी से मेरी थोड़ी सी आदत पड़ गई कि मैं और उन लोगों को गाइड कर पाऊँ, तो मेरा ही फ़ायदा होता था उसमें, मेरी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाती थी। तो पढ़ाई के दौरान भी मेरी ये जर्नी रही, और जैसे ही मैंने सीए क्वालिफाई करा तो ऑटोमेटिक ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अपने आप ही अप्रोच करने लग गए जब उन्हें पता चला कि भाई सर ऐसे एकेडमिक बैकग्राउंड से आए हैं। और सर सही मानने में तो दोनों हाथों में लड्डू आपके रहे सर। मतलब सीए बनते बनते भी लोगों को सीए बनाने का काम शुरू हो गया। हाँ, नहीं, वो जर्नी वाकई में बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं अपने कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को काफ़ी हेल्प कर पाया उस समय भी। और जैसे मैंने कहा, बेनिफिट दोनों तरफ से ही होता है। मेरा भी बहुत अच्छी लर्निंग रही, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत अच्छी रही उस पीरियड में। और फिर कहीं ना कहीं एक पैशन सा बन गया, क्योंकि जब मैं सीए की जर्नी ज्वाइन करा तो बहुत लोगों को पता नहीं था कि फॉर्म कहाँ मिलना है, कैसे उसको भरना है, क्या फ़ीस जाएगी। तो मुरादाबाद जैसे छोटे शहरों में तो पर्टिकुलरली कोई अवेयरनेस थी ही नहीं। तो मेरे को जब सीए क्वालिफाई लगा तो मुझे एक ड्यूटी भी लगी, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि मैं अपनी नॉलेज को और लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट के फॉर्म में हमने यहाँ पे शुरू करा। मेरे मदर फादर ने उसमें काफ़ी सपोर्ट करा उसे इस्टेब्लिश करने में। और सर इंस्टीट्यूट का क्या नाम है सर? हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टमैटिक स्टडीज़ है। और आज की डेट में हम क्योंकि और डिजिटलाइज और ऑनलाइन में आ गए हैं तो हम उसे ISS एजू के नाम से जानते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टमैटिक, मतलब उसमें सर ऑनलाइन भी कोई क्लासेस ले सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम लोगों ने दोनों मोड्स में अवेलेबल करा दिया है। जो स्टूडेंट्स सेंटर पे आके लेना चाह रहे हैं वो सेंटर पे ले लेते हैं, जो नहीं आना चाह रहे हैं वो अपने घर से भी वहाँ पे ले सकते हैं। तो उससे हमें फ़ायदा ये भी हुआ कि अब मुरादाबाद के आसपास के 100 किलोमीटर के रेडियस के स्टूडेंट्स हम लोगों से टच में हैं। और इनफैक्ट NCR रीजन के भी काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास आ जाते हैं। पढ़ाई पे कुछ बेनिफिट आ जाता है? देखिए, मेरा ये मानना रहता है कि जो भी स्टूडेंट सीए के बारे में सोचता है तो वो सिंसियर होता है ना। आपने भी देखा कि कोई जना सोचेगा ही नहीं अगर वो सिंसियर नहीं है सीए के बारे में। इट्स नॉट, सर हमने तो सोचा नहीं। इट्स नॉट जस्ट अनदर कोर्स कि किसी का भी फॉर्म भर दिया और पास हो जाएंगे, चाहे कम मार्क्स से चाहे ज़्यादा मार्क्स से, ऐसा तो है नहीं। इट इज़ अ हाईली रिस्पेक्टेबल कंपटीशन। तो स्टूडेंट्स फॉर्चुनेटली बहुत सिंसियर आते हैं। तो जैसे ऑनलाइन पढ़ाई के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हमें इस लाइन में देखने को नहीं मिलते, बिकॉज द स्टूडेंट इज़ सीरियस, है ना। अगर वो ही और शी इज़ स्टडिंग फ्रॉम होम ऑल्सो, तो वो अपना प्रॉपर क्लासेस अटेंड करते हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, अपना रेगुलर होमवर्क, रेगुलर टेस्ट, सब मॉनिटरिंग होती रहती है। तो थोड़ा तो देखिए फ़र्क रहता ही है। फेस टू फेस इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल। भाई टीचर से आई कांटेक्ट भी रहता है स्टूडेंट का, टीचर ज़्यादा मॉनिटर कर सकता है। ऑब्वियसली बेनिफिट तो उसी में ओवरऑल देखा जाए। लेकिन जैसे अभी पेंडेमिक रहा और इसमें अगर स्टूडेंट टाइम भी थोड़ा सा सेव हो जाता है, देखिए ऑनलाइन में, है ना, कम्यूटिंग टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। और स्पेशली जो सबर्ब्स के बच्चे हैं, जो थोड़ा सा इंटीरियर टाइप रहते हैं, जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को भी बिल्कुल, मतलब आप इंटीरियर तक पहुंच जाते हैं उससे, जो बच्चे आने में असमर्थ रहते हैं उन तक पहुंच जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज। और बाकी का सर ये भी है कि जैसे बंदे को आने में 1-2 घंटे लगते हैं, फिर जाने में, तो वो टाइम उसका कंज्यूम हो गया। करेक्ट, एक तो रिस्क कम हो गया, है ना, और दूसरा उसका टाइम सेव हो गया। जैसे आर्टिकलशिप के साथ साथ भी पढ़ाई करनी है, वो भी टाइम देना है, तो उसके साथ उसको टाइम काफ़ी। तो सर ये रिकॉर्डेड वीडियोस रहती हैं आपकी या ऑनलाइन सेशन? देखिए, हमारे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का USP है लाइव में बिलीव करते हैं। ऑल्दो ओवर द पीरियड बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने रिकॉर्ड करके अपने स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराया, लेकिन हम लोग का बिलीव यही कहता है, क्योंकि मेरा एक अंदर से पैशन है इस चीज़ का, है ना, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले पाएँ। और जैसे मेरी तो ऑल इंडिया 16th रैंक आई, और फॉर्चुनेटली अब मेरे स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया 10th, और पिछले दिनों ऑल इंडिया 7th रैंक भी हम लोग ला पाए। तो मुरादाबाद के लिए बहुत बड़ा अपने आप में एक अचीवमेंट है कि सिंगल डिजिट रैंक ऑल इंडिया लाना। तो शायद यही उसका एक मेन रीज़न है कि वी फोकस वेरी मच ऑन दी स्टूडेंट, है ना, कि उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे हम लोग वर्क करके और फिर उस मार्क्स। सर जैसे आपने बताया जो ऑल इंडिया 10th रैंक आई है, जो भी रैंक्स आई हैं, उनके कुछ बच्चों के आपके फ़ोटो भी सर हमारी स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो सर आप देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हाँ, देखिए, ये हमारा एक स्टार स्टूडेंट है, मुआज़ आरिफ। ये रामपुर से बेसिकली बिलोंग करते हैं। अच्छा। एंड जब ये हमारे पास 12th के बाद आए तो बहुत बढ़िया इनके कंसेप्ट्स, काउंटिंग नॉलेज बहुत अच्छी थी।
और फॉर्चुनेटली जब इन्होंने एग्ज़ाम्स दिया तो ऑल इंडिया 7th रैंक है ना, सी एग्ज़ाम्स में ऑल इंडिया 7th रैंक। और एक ICI एक टेस्ट भी कराता है कॉमर्स विजार्ड के नाम से, तो इनकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई थी, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ला पाए ये। दूसरी स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं ये दिव्या अग्रवाल है जी। ये सेंट मेरीज की पास आउट है मुरादाबाद की जी। और उसके बाद फाउंडेशन में हमारे साथ जुड़ी है, तो ऑल इंडिया 10th रैंक इनकी आई फाउंडेशन एग्ज़ाम्स में। और उसके बाद इन्होंने CA इंटर बोथ ग्रुप्स की पढ़ाई करी, तो उसमें भी इनकी ऑल इंडिया 46 रैंक, ऑल इंडिया 46 रैंक आई। अब ये CA फाइनल का अटेम्प्ट। सर ये सारा क्रेडिट तो आप ही को जाता है? आप नहीं सर, देखिए बच्चों की मेहनत को ही क्रेडिट जाता है। टीचर का रोल तो सिर्फ इतना सा होता है कि उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दें, है ना। जो बच्चों आजकल के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा कंसेप्चुअली क्लियर हैं, फोकस्ड हैं, उन्हें अपना लक्ष्य क्लियर कट पता है। बस हमारे साथ जुड़ने से क्या हो जाता है, उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक पाथ मिल जाता है, भटकते नहीं, है ना। तो प्रॉपर गाइडेंस में चले, प्रॉपर सुपरविज़न में चलते हैं, तो जो भी उन्होंने गोल्स बना रखे हैं तो आई थिंक वो अचीव। अच्छा सर, जैसे CA होता है ऐसी एक CS और CWA है ना सर, ये क्या है? देखिए पार्लियामेंट द्वारा ये 3 इंस्टीट्यूशंस की बॉडीज़ बनी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट जी। तो CA जैसे आप जानते हैं ICAI ये 1949, यस, करिकुलम मोर और लेस सेम है, तो तीनों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, अपने अपने स्पेशलाइजेशन है। तो गवर्नमेंट ने जैसे CA का रोल मेन क्या समझते हैं कि एक रेगुलेटर है ना, एक ऑडिटर हो गया कि चीज़ों को चेक करना, प्लस टैक्सेशन का काम, एक ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ऑल्दो आजकल तो बहुत अलग अलग फील्ड्स में लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। कंपनी सेक्रेटरी जो है CS के कोर्स का जिसका आपने जिक्र करा, ये कंपनी की कंप्लायंसेस, जो भी उनकी कंपनी लॉ की या अदर लॉ की कंप्लायंसेस हैं, उसका काम जो रेगुलेट या वर्क लुक आफ्टर करते हैं वो करते हैं कंपनी सेक्रेटरी। ये भी सर आफ्टर 12 ये भी 3 साल का रहता है, ये भी इसी टाइप का सेम है CA लगभग। अच्छा, इसमें भी आर्टिकलशिप होती है, इसमें 21 मंथ्स की आर्टिकलशिप होती है ना, इंस्टेड ऑफ 3 इयर्स। तो कंपैरेटिवली टाइम ड्यूरेशन कम होता है, बट मोर ऑफ थियोरेटिकल कोर्स। जैसे CA को हम जानते हैं मोर ऑफ प्रैक्टिकल कोर्स, अकाउंटिंग पे, कॉस्टिंग पे, टैक्सेशन में ज़्यादा ध्यान रहता है। CS में थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देता है, लॉ पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो उसकी अकॉर्डिंग ही उसका सिलेबस डिसाइंड है, और उसके बाद कोई भी जना करके कंपनीज़ में जॉब भी पा सकता है और अपनी प्रैक्टिस भी CA की तरह अपना ऑफिस खोल के भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा कोर्स CMA कोर्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये लोग कॉस्टिंग में स्पेशलाइज करते हैं। कॉस्टिंग भाई कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट निकालना चाहते हैं। देखिए आपको पता है ना, कोई भी चीज़ बेचने के लिए सबसे पहले तो उसकी लागत, उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो वो जो कॉस्ट निकालने की जो स्पेशलाइजेशन है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। ऑल्दो तीनों लोग CA, CS, CMA करिकुलम एक जैसा ही पढ़ के जा रहे हैं, ट्रेनिंग भी एक जैसी ही हो रही है, लेकिन एक स्पेशलाइजेशन की बात हो जाती है। फिर आगे जो साइनिंग पावर्स गवर्नमेंट ने दे रखी हैं, CA को ऑडिट की दे रखी हैं, CS को कंप्लायंस वर्क की दे रखी हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कॉस्टिंग की सिग्नेटरी पावर्स दे रखी हैं। CMA जो सर ये भी आफ्टर 12 है? तीनों कोर्स लगभग एक ही करिकुलम के हैं। वही फाउंडेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर नेक्स्ट इंटर CS में उसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, फिर फाइनल CS में उसे प्रोफेशनल एग्ज़ाम बोलते हैं। तो उसी पैटर्न पे तीनों कोर्स बनाए गए। ट्रेनिंग मोर और लेस थोड़ा अंतर है। किस एज तक का व्यक्ति इसको कर सकता है? सर ये तो बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा कि इसमें कोई एज लिमिट ही नहीं है। कोई एज लिमिट ही नहीं है सर। और कोई टाइम ड्यूरेशन भी नहीं, मतलब करते रहो, फेल होते रहो, पास होते रहो, मतलब सक्सेस नहीं कर पाओ, कितनी बार पेपर देते रहो, राइट है ना। इसमें ऐसा कोई, ऑल्दो जब रजिस्ट्रेशन होता है एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के लिए होता है, लेकिन इंस्टीट्यूट उसे एक्सटेंड कर देता है। इन केस द स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू क्लियर, तो इंस्टीट्यूट उसे एक्सटेंड कर देता है और आप फिर दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म भर के रीट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर पापा ने शुरू करा सर, और अगर मतलब पास नहीं हो पाए तो बेटा भी जब तक आ जाए चालू रह सकती है। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होके चुके हैं मुगल जी अभी कि मदर और डॉटर या फादर और सन दोनों ने एक साथ क्लियर कराए। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं हमारी कंट्री में जी। सर है तो पहली बार ही सुना। जी बहुत यूनिक टाइप का कोर्स है। और सर इसमें जो कॉस्ट आती है, जो मतलब जो कोर्स कॉस्ट है, वो भी शायद कम होती है सर? हाँ देखिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट सपोर्ट कोर्स है, पार्लियामेंट ने इसको पास करा है, इसकी एक बॉडी बनाई है, तो कॉस्ट बहुत इफेक्टिव है इसकी। रजिस्ट्रेशन अमाउंट CS का तो सिर्फ 1000 रुपीज़ है। CS में 9000, CA में 9200 रुपीज़ है, तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है। अगर मतलब 9200 रुपीज़ कंप्लीट CA फीस, फाउंडेशन फॉर फर्स्ट स्टेज,
नेक्स्ट स्टेज में आके ये 18,000 हो जाती है, फाइनल में आके 22,000 के लगभग हो जाती है। तो मतलब अगर फीस देखा जाए तो 60,000 70,000 ओवरऑल फीस में ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 4 ईयर्स स्टूडेंट आराम से रजिस्टर करके, और इसमें बुक्स भी इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करता है, जो स्टडी मटेरियल है वो भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। सब इसमें इंक्लूड सब इनमें इंक्लूड रहता है। सिर्फ एग्ज़ाम फ़ीस जो होती है वो 1,000 रुपीज़ से 2,000 रुपीज़ के बीच की एग्ज़ाम जो फ़ीस होती है वो स्टूडेंट को एग्ज़ाम के समय देनी पड़ती है। तो दोस्तों आपने सुना, स्पेशली बच्चों आपने सुना कि सर ने कितनी अच्छी बात बताई, और आफ्टर 12th आप CA, CS और CMA के लिए काम कर सकते हैं। और अगर कोई भी गाइडेंस लेनी है तो सर की भी अवेलेबिलिटी रहती है। सर का, जैसे सर ने बताया, अपना इंस्टीट्यूट अभी आपने देखा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक तक के बच्चे सर के पास हैं, और जो सर के द्वारा पढ़ाए गए हैं, और सर ने उन बच्चों को बड़ा अच्छा लाइफ में आगे बढ़ने का, क्या CA है, मतलब कैसे, मतलब हमारी हिंदुस्तानी भाषा में अगर हम कहें कैसे जुगाड़ लगाना है ना सर, यही तो कहेंगे सर। सारा जुगाड़ ही तो है सर, ये पैसों का मैनेजमेंट इस जुगाड़। अब तो जो बच्चे निकल के आ रहे हैं और उन्हें जो जॉब ऑफर्स आ रहे हैं जी, बहुत ही मैसिव जॉब ऑफर्स हैं, बहुत एक्सट्रीम फील्ड। भाई फाइनेंस में आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लाइन में अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आपने देखा बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज़, मतलब मिनिस्ट्री तक में पीयूष गोयल जी हमारे आदरणीय मिनिस्टर साहब, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, है ना। अभी स्टॉक किंग राकेश झुंझुनवाला जी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुमार मंगलम बिरला जी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आप सर एक मुरादाबाद के किंग हमारे साथ भी बैठे हैं सर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं तो सर आपके बारे में, आप CA के और भी तो सर बहुत सारी चीज़ों में आप एनरोल हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा सा सर बताइए सर ऑडियंस को आपका। नहीं देखिए, मैं बेसिकली मेरा स्पेशलाइजेशन टैक्सेशन है। मैं बेसिकली अभी तो GST में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दी ऑडिटिंग। हमारे पास गवर्नमेंट ऑडिट्स और बैंक ऑडिट्स भी रेगुलर रहते हैं। जी। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा, इंस्टीट्यूट में भी हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर मार्गदर्शन के साथ, और ज़रूरी नहीं है वो स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ ही रहा हो, है ना। इवन इफ़ ही और शी वांट्स कि भाई मेरे को केवल एक गाइडेंस मिल जाए, केवल एक काउंसलिंग मिल जाए, तो आवर पर्पस इज़ फुलफिल्ड, है ना। उसे एक सही दिशा मिल जाए तो उससे अच्छा क्या बात है। उसके अलावा हमारी एक सोशल संस्था भी चलती है कुश फाउंडेशन के नाम से। अभी कोरोना का पीरियड आया था तो उसमें आपने देखा बहुत ज़्यादा प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट आई थी, तो वो भी उस फाउंडेशन के थ्रू हम लोगों ने प्रयास करा। नोएडा की एक एसोसिएशन के साथ, वहाँ पे भी हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने हमें गाइड करा कि कैसे कैसे इसको कराया जा सकता है। तो उनके थ्रू हमने प्लाज्मा की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करी। तो एक ब्लड का सपोर्ट भी स्टूडेंट्स के साथ हमेशा रहता है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ओवरऑल पर्सनैलिटी बन के आए, रादर देन सिर्फ एक किताबी कीड़ा या एक सिर्फ नॉलेज के हिसाब से। अच्छा सर, जैसे ये जो CA या CS है, इसे कौन सी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, मतलब साइंस का या कॉमर्स का या आर्ट साइड का? हाँ देखिए, प्राइमा फेसे तो ऐसे ही लगता है कि कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये कोर्स बना है, क्योंकि उन्होंने बेसिक्स पढ़ रखे होते हैं तो उनका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं है। अच्छा। इवन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे साइंस में कोई अपना कंपटीशन उन्होंने क्रैक क्या एम करा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, वो इंजीनियरिंग में या मेडिकल में अपना सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फील्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो साइंस से भी 12th करके वो लोग इस फील्ड में आ सकते हैं। तो साइंस या कॉमर्स, कॉमर्स वाले तो आ ही सकते हैं, साइंस वाले या आर्ट्स वाले या कोई और स्ट्रीम का, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह के बच्चे भी इसमें आ सकते हैं। बस थोड़ा सा उन्हें फाउंडेशन का एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेहनत करनी होती है, लेकिन अदरवाइज बहुत सारी गाइडेंस आजकल अवेलेबल है। अच्छा सर, जैसे एक मिथ है कि बहुत सारे पेरेंट्स भी और बच्चे भी ये सोचते हैं कि यार मुझको जो है भाई मुरादाबाद में तो नहीं मिल रही पढ़ाई, मुझे दिल्ली जाना चाहिए, बॉम्बे जाना चाहिए, या XYZ, मतलब कहीं भी हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए। तो ये कहीं मिथ है या फिर कुछ सही सत्य ही है? हाँ देखिए, ऑब्वियसली एक नोशन तो रहता ही है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो जितने बड़े शहर में या जो स्पेशलाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जा सकें तो अच्छा रहता है। थोड़ा सा मम्मी पापा से दूर भी हो जाते हैं तो थोड़ा आराम ज़्यादा मिलता है ऐसा। आजकल तो मैंने देखा है दोनों तरफ से, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि थोड़ा सा बच्चे बाहर जाके और मैच्योर हो, और बच्चे भी चाहते हैं कि मम्मी पापा से थोड़ा सा स्पेस मिले। क्योंकि सर पहले तो ना बच्चे जो जैसे रोक टोक और ठोक में ही पले हैं सर, पहले रोका जाता था, टोका जाता था, और फिर नहीं आया तो ठोका जाता था। बट मेरा अपना मानना ये है, क्योंकि CA में पढ़ाई का टाइम और ट्रेनिंग का टाइम काफ़ी इन्वॉल्व है, तो स्टूडेंट अगर पेरेंटल गाइडेंस में है, पेरेंट्स के लुक आफ्टर में है, तो वो कंसंट्रेटेडली अपने पढ़ाई में टाइम डिवोट कर सकता है। अगर वो भाई अपने होम टाउन में रह रहा है और पेरेंट्स के सुपरविज़न में रह रहा है
तो हमें ऐसा लगता है जैसे फाउंडेशन उसको अपने लोकल सिटी से कर ले, उसके बाद सीए इंटर भी लोकल सिटी से हो जाए, उसके बाद जो राइट टाइम जाने का है वो सीए इंटर के बाद जो मैंने आपको ट्रेनिंग बताई, आर्टिकलशिप बताई। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आर्टिकलशिप अपना कर सकता है, इवन आजकल तो ओवरसीज़ में भी हो सकती है, बट कुछ बिग 4 फर्म्स हैं या टॉप 20 फर्म्स सो कॉल्ड होती हैं जो इंडिया के लेवल की फर्म्स हैं, तो उनका एक्सपोजर कंपैरेटिवली बेटर माना जाता है। तो मेरा अपना गाइडेंस यही रहता है कि फाउंडेशन इंटर अपने होम टाउन से करें। वंस यू प्रूव योर सेल्फ कि भाई आप कैपेबल हो, आप उस कैटेगरी में जा सकते हो, उसके बाद आप वहाँ पे जा सकते हो। जैसे मैंने दिखाया आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे सीए इंटर करके बिग 4 में उनकी आर्टिकलशिप लग गई या बहुत बढ़िया कंपनीज़ में आर्टिकलशिप लग गई, तो वहाँ पे उन्हें उसी लेवल का एक्सपोजर मिल रहा है, उसी लेवल की ट्रेनिंग मिल रही है, और फिर जॉब्स में भी उन्हीं कंपनीज़ में या उनकी सिस्टर कंसर्न्स में या उनके एसोसिएट कंपनीज़ में उनको वहाँ पे पुश मिल जाता है। अच्छा सर, कुछ बच्चों को कुछ गाइडेंस देना चाहें, कुछ बच्चों को बताना चाहें? हाँ, देखिए मैं स्टूडेंट से एक अपील तो ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए हमारे कॉमर्स की परिभाषा में टाइम इज़ मनी, है ना। जितना आप टाइम अपना बचाओगे, है ना, इंस्टेड कि भाई आप 12th के बाद फिर सोचो कि भाई कौन सा कोर्स करना है, फिर एवेन्यूज़ देखो और उसके बाद वो कोर्स करने जाओ, तो कभी कभी वो लेट हो जाता है, एज भी ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप राइट टाइम पे अपना डिसीज़न ले लेते हो, आप राइट फ्रॉम द 11th क्लास अपना फोकस होके पढ़ने लग जाते हो, तो एक अर्ली एज में सीए बनने का अलग ही बेनिफिट है। आप एज अर्ली हो गई है ना, आप तुरंत उसके बाद अपनी प्रैक्टिस या जॉब में आ सकते हो। उसके अलावा अदर कोर्सेज, अदर स्पेशलाइज कोर्सेज भी कर सकते हो। सिविल सर्विसेज किसी को करना है तो सिविल सर्विसेज भी आप एग्ज़ाम ट्राई कर सकते हैं। पीएचडी, आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने सीए को एक एंट्री पॉइंट बना दिया कि आप सीए के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बहुत सारे इंटरनेशनल डिग्रीज ले सकते हो। तो राइट टाइम पे स्टार्ट करना इज़ द की। तो बच्चों, आपने सुना कि सर ने कितने अच्छे से समझाया, और बहुत ही जल्द सर एक ऐसी वीडियोस ला रहे हैं जो स्पेशली जो बच्चे सीए बनना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वो, कि उनको आफ्टर 10th किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या बेस्ट उनको पॉइंट्स अपने लेने हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज तक शायद आप लोगों ने सुनी ना हो। तो हमारे चैनल पे रहिए और सर के साथ भी जुड़े रहिए, और सर से जानकारी अगर आपको कोई लेनी है या कोई भी काउंसलिंग आपको अपनी लेनी है सर से रिगार्डिंग सीए या कुछ भी, तो सर का नंबर भी यहाँ पे, सर का डायरेक्ट नंबर फ्लोट हो रहा है। और सर की एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि सर ने यहाँ पे अपना नंबर फ्लोट कराया। सर ने कहा कि कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि पहले वो काउंसलर से बात करे, पहले वो मेरे पीआरओ से बात करे, पहले वो मेरे असिस्टेंट से बात करे और उसके बाद वो मुझ तक पहुँचे। वो डायरेक्ट मुझे कॉल करे, क्योंकि हमारा जो बच्चा है जो आज की तारीख में कुछ लाइफ में करना चाहता है, वो कल का भविष्य है। तो बच्चों, इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं आप, और सर से कोई भी इंक्वायरी या कुछ भी करना है तो आप डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका सर ने कोई चार्ज नहीं रखा है, ये एक अपने में बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप सर से बात करिए अगर, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सर आप शो पे आए, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस शो को देखा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।